सबसे पहले आपको बताएं, बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म सामने आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्क में पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अराकीन पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क से कि कमेटी 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करे। अगर स्पीकर कौमी असम्बली कमेटी नहीं बनाते तो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से दरख्वास्त वापस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तहकीकात अवाम के नुमाइंदों से कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अब मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत दूर हो चुकी है, इसलिए वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि लगता है वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फौरन गिरफ्तारी जारी करना पड़ेंगे। उनके न आने से लगता है कि दस्तावेजात में कोई तब्दीली की जा रही है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आपने कंपनीज को कितना फायदा पहुंचाया। महीना पूरा होने से कबल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से कंपनीज को कितना फायदा हुआ। पेट्रोल कंपनीज की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। अदालत ने चेयरपर्सन ओकरा आदिल को रोस्टरम पर बुलाकर कहा कि आपने पेट्रोल की कीमतों का तयन करने के लिए फार्मूला तब्दील कर दिया जो बादल नजरी में बदनीयती पर मबनी लगता है। रिपोर्ट पेश करें कि 15 दिन के दौरान कंपनीज के पास कितना पेट्रोल था। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल बहरान की शफाफ तहकीकात करना है। अगर कोई इस रास्ते में रुकावट बनेगा तो बच नहीं सकेगा। अदालत ने पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने और कमेटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली कमेटी नहीं बनाते तो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। अदालत ने रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी पेश करने की हिदायत जारी की है। अदालत ने चेयरपर्सन ओकरा को जुर्माने के 1 लाख रुपए बार एसोसिएशन के अस्पताल में जमा कराने का हुक्म भी दिया है। केस की मजीद समाअत 9 जुलाई को होगी। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ को पीना गायब रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। साथ ही साथ अदालत ने राजा परवेज अशरफ समेत 8 मुलजिमों को रेफरेंस में बरी किया है। तो खबर यह है कि एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ को पीना गायब रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने राजा परवेज अशरफ की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। जज मोहम्मद असगर अली ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जज मोहम्मद असगर अली ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी कर दिए हैं। तोशाखाना रेफरेंस केस मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोकने का हुक्म ताहाल बरकरार रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुलतवी कर दी है। साथ ही साथ अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद से रोकने का हुक्म बरकरार रखा है। हुकूमत ने PIA के होटल्स की निजकारी का ऐलान कर दिया। काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, जिसका एक नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के होटल्स की निजकारी के फरोख्त का जायजा लिया जाएगा। इस वक्त PIA का एक होटल रोजवेल्ट होटल जो कि न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मौजूद है, उसकी निजकारी के लिए निजकारी कमीशन ने एक ब्रीफिंग तैयार कर रखी है, जिससे मुशीर खजाना को आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी जो आमदन है उसका तखमीना $1 अरब से लेकर $1.5 अरब तक लगाया जा रहा है और इसकी सेल को अब अगले मरहले तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है वकास अजीम, बहुत शुक्रिया आपका।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے۔ نجکاری کے حوالے سے حکومت نے PIA کے ہوٹلز کی نجکاری کا اعلان کر دیا ہے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کابینہ نجکاری کمیٹی اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ صوبے میں آج رات ختم ہونے والے سمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد نئی حکمت عملی کیا ہوگی، فیصلہ آج کیا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے قذافی بٹ سے۔ قذافی بٹ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، آج لاہور کے اندر لاک ڈاؤن جن علاقوں میں کیا گیا تھا ان کا آج آخری روز ہے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ کیا ان علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ 57 علاقے ایسے ہیں جہاں پر 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، جبکہ 7 ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا تھا۔ ٹوٹل 64 علاقے ہیں جن کے اندر یہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا اختیار کہ ان علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کیسز کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، اور اس فیصلے کا اختیار ڈپٹی کمشنر کو دے دیا گیا ہے۔ آج رات تک وہ اپنی تمام سفارشات مرتب کر کے اور ان علاقوں کے اندر کہ کورونا کی کیا صورتحال ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوائیں گے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے اوپر اپنا حتمی فیصلہ دیں گے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جن علاقوں کے اندر کورونا کی تعداد کم ہوگی، کیسز کی تعداد کم ہوگی، جہاں پر 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، وہاں پر بیشتر علاقے جو ہیں آج رات کھول دیے جائیں۔ ٹھیک ہے قذافی، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مزید 6 کھلاڑیوں کے کورونا ٹیسٹ کلیئر آ گئے۔ فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض کے 3 روز میں دوسری بار کورونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ یہ تمام 6 کھلاڑی انگلینڈ میں موجود قومی ٹیم کو جوائن کرنے کے لیے اہل قرار پائے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے روزینہ علی سے۔ روزینہ علی، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، ان تمام کھلاڑیوں کے پہلے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے کورونا کے، اور ان تمام کھلاڑیوں کے پہلے بھی ٹیسٹ منفی آئے تھے، تاہم ان کھلاڑیوں کی ری ٹیسٹنگ 29 جون کو ہوئی تھی، اور دوبارہ جب ان کی ری ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو تب بھی ان کے کورونا کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں، جس کے بعد اب یہ کھلاڑی جو ہیں دوسری مرتبہ ٹیسٹ منفی آنے کے بعد جو کھلاڑی ہیں وہ روسٹر میں اسکواڈ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ PCB کا کہنا ہے کہ ان کھلاڑیوں کے سفر کے تمام انتظامات کا اب آغاز کیا جا رہا ہے۔ جلدی ہی یہ کھلاڑی جو ہیں باقی جو ان کا آگے اسکواڈ جا چکا ہے وہاں پر جا کے یہ روسٹر میں تمام اپنے کھلاڑیوں کو جوائن کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے روزینہ علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹیٹ بینک کو چینی بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 23 جون سے اب تک 3 ارب ڈالرز موصول ہو چکے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو چینی بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 23 جون سے اب تک 3 ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں۔ اس طرح اسٹیٹ بینک کو چائنا بینک سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہو چکے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن اور بھارتی ہائی کمیشن میں عملے کی تعداد نصف کرنے کا معاملہ 38 افراد پر مشتمل بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ اسلام آباد سے بھارت کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ واپس جانے والوں میں بھارتی ہائی کمیشن کے 1 فرسٹ سیکرٹری، 2 سیکنڈ سیکرٹری اور 3 اتاشی سطح کے افسران بھی شامل ہیں۔ آج ہی 100 پاکستانی شہری بھارت سے واپس وطن بھی آئیں گے۔ واپس آنے والے پاکستانیوں میں پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی کے اہلکاروں کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر گزشتہ روز ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے باوجود آج کاروبار مثبت انداز میں جاری ہے۔ سرمایہ کار بلا خوف و خطر ٹریڈنگ میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف اسٹاک مارکیٹ کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر گزشتہ روز ہونے والے دہشت گردوں کے حملے کے باوجود آج کاروبار مثبت انداز میں جاری ہے۔ تفصیلات کیا ہیں؟ حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ حبیب خان، بتائیے گا کل کے حادثے کے بعد آج کی صورتحال کیا ہے؟ بالکل، آج اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ کاروباری سرگرمیوں کا جب آغاز ہوا ہے تو کاروبار کے جو دوران سرمایہ کاروں سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہی تھا کہ گزشتہ روز کا جو ایک حادثہ تھا وہ پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ تھا، جس کو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ناکام بنایا گیا ہے۔ اور آج جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز ہیں وہ کافی مثبت سوچ کے ساتھ اور جو ہے وہ یہاں پر اسٹاک مارکیٹ میں آئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنی کاروباری سرگرمیوں کو جو وہ جاری رکھیں گے، جس طرح کل بھی بلا خوف و خطر جو ہے
वो मार्केट में ट्रेडिंग जारी रही थी। आज भी जब कारोबार का आगाज़ हुआ है तो बड़े मजबूत पॉइंट्स के साथ हुआ है। 100 से ज़ायद जो है 100 इंडेक्स में पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इस वक्त भी मजबूत अंदाज में ही जो है वो ट्रेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब जब हमारी यहाँ पे इन्वेस्टर से बात हुई है तो उनका कहना ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नहीं था, बल्कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक चीनी सरमायाकारी है जिसको बहुत बड़ी सरमायाकारी समझा जाता है। तकरीबन 40 से 50% के करीब जो चीनी इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। उनको भी जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस मंसूबे को नाकाम बनाकर जो पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें भी जो है वो इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ जो लोकल इन्वेस्टर थे उनके भी अज़ाइम इस वक्त बुलंद दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करते हैं इस वक्त हम सिक्योरिटी के हवाले से, तो गुज़िश्ता रोज़ के मंसूबे को नाकाम बनाने के बाद आज जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो सिक्योरिटी इदारे हैं जिसमें पुलिस और रेंजर्स के दोनों ही जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। अब से कुछ देर बाद गवर्नर सिंध डॉक्टर जो इमरान इस्माइल हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर उनकी आमद मुतवक्के है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आके इन्वेस्टर से जो है वो मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंतजाम हैं उनमें मजीद सख्ती के जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है हबीब, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्विस चारों दहशतगर्दों ने कौन सा रूट इस्तेमाल किया और उनके पास से कितना असलहा बरामद हुआ, तहकीकाती इदारों ने पता लगा लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे समर अब्बास से। समर बताएगा किस तरह के इंकशाफात सामने आए हैं। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में 4 दहशतगर्द मारे गए थे। इस पर तहकीकाती इदारों ने तफ्तीश शुरू कर दी है कि ये दहशतगर्द कहां से आए और इन्होंने क्या रूट लिया। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई है कि इन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे का रूट इस्तेमाल किया, जबकि जो कार थी वो मारे जाने वाले दहशतगर्द सलमान की थी जो कि कराची से ही ख़रीदी गई थी। इनके सहूलतकार कौन थे और इनको फंडिंग कहाँ से हुई, इस पर तहकीकात की जा रही हैं। जबकि इस हवाले से इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आई कि दहशतगर्द जो कल बड़ी तादाद में असला और गोला बारूद साथ लाए थे वो यकीनन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर घुसना चाहते थे और अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना चाहते थे। जैसे ही दहशतगर्द पहले पोस्ट पे पहुँचे तो उन्हें मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो अंदर दाखिल नहीं हो पाए। तो दूसरी जानिब जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से जो सामान जमा किया गया था जो मौके से मिला है उसमें दस्ती बम भी मिले हैं, 25 से ज़ायद दस्ती बम मिले हैं, जबकि एक लॉन्चर मिला है जो कि अवान बम इस्तेमाल करता है। जैसे ही आप अगर अंदर ये दहशतगर्द दाखिल होते तो यकीनन बड़ा नुकसान कर सकते थे। जबकि इसके साथ 4 SMG भी मिली हैं और दीगर जो सामान था 3 पेट्रोल की बोतलें भी मिली हैं। ये यकीनन आग लगाना चाह रहे थे। ताहम तमाम सामान जो जमा हुआ है उनकी भी फॉरेंसिक कराई जा रही है, जबकि जो रूट था उसकी भी जियो फेंसिंग करा ली गई है। जो इनसे मोबाइल फ़ोन मिला है उसके हवाले से भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तहकीकाती इदारों की और जो दीगर इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी यही फर्स्ट प्रायोरिटी है कि फौरी तौर पे जो इनके सहूलतकार हैं या इन्हें जिन लोगों ने फंडिंग की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यानी तहकीकात जारी है। समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अहमदपुर शर्किया के शहीद परवेज़ अख्तर की आज 27वीं बरसी है। परवेज़ अख्तर ने 30 जून 1994 में जाम शहादत नोश किया, मगर उनकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इसी बारे में बात करेंगे, इमरान अकबर हमारे साथ होंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, शहीद की मौत कौम की हयात है। मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले परवेज़ अख्तर अहमदपुर शर्किया बस्ती मूसा जो है टिब्बी आरबी के रिहायशी थे। 1971 में उनकी पैदाइश हुई। 30 जून 1994 में जाम शहादत हासिल की। इस वक्त हम उनके वर्सा के पास मौजूद हैं। आज हमको उनसे बिछड़े 26 बरस हो गए हैं। मज़ीद उनकी बहन हमारे पास मौजूद हैं जो बड़ी बहन है, हम उनसे जानेंगे क्या कर जैसो अम्मा परवेज़ अख्तर साहब के बारे। परवेज़ अख्तर को 26 साल थी कि साढ़े को विछड़े हुए शहीद थे हुए साढ़े दिलों में आज भी मौजूद हैं। साड़ी उनकी याद साको बहुत तड़पेंदी है। मेरा बिरा बहुत सोना तो बहुत बहादुर जवान है। मेरा आज भी दिल करें दे मेरे औलाद मेरी पढ़ती पे है, मैं उनको जरा ना फौज भर्ती करवे साहब। भाई और औलाद कुर्बान करने के लिए यहाँ पर माएँ और बहनें जो हैं वो तैयार हैं। फौज में भर्ती कराएं जी, मादरे वतन पर कुर्बान हों। ऐसे सपूत धरती माँ ने पैदा किए जिन्होंने वतन का नाम रोशन किया और इलाके में जो है वो भी खासी नाम जो है वो पैदा किया। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका।
मियां वाली के नवाही इलाका चक 14 से ताल्लुक रखने वाले शहीद मोहम्मद अकरम ने 30 जून 2007 को कश्मीर में दरियाई नीलम के मकाम पर जाम शहादत नोश किया। शहीद नायक मोहम्मद अकरम की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस वक्त हम मौजूद हैं नायक मोहम्मद अकरम शहीद के घर। आप 30 जून 2007 को कश्मीर में दरियाए नीलम के मकाम पे शहीद हुए हैं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं। माशाल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात का कि हमारा शौहर शहीद हो गया। इंशाल्लाह चंगा वक्त अच्छा गुजरी जाता, बस दुख भी है इस गल दा, खुशी भी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, शहीद हो गए। नायक शहीद मोहम्मद अकरम के नवासे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी बात करते हैं। बहुत अच्छे थे और हमें इस बात पे फ़ख्र है कि वो शहीद हुए हैं और मैंने भी मैट्रिक तालीम की और मेरे भी ख्वाहिश है कि मैं भी आर्मी में जॉब करूं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहीद का जो नवासा है वो भी मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है। अली हैदर नाम है इनका। नायक मोहम्मद अकरम शहीद के ये नवासे हैं और इनका कहना है कि मैंने मैट्रिक की हुई है और मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा और मुल्क व कौम की खिदमत करूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में नर्सेज वजीफा ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सेज के फंड्स रोक दिए गए हैं। नर्सेज स्टूडेंट के हक में आवाज उठाने वाले ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लियाकत अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। आपको खबर दें, इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में नर्सेज वजीफा ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। एहतजाज के मनाजिर आप देख सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सेज के फंड्स रोक दिए गए। नर्सेज स्टूडेंट के हक में आवाज उठाने वाले ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लियाकत अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर पिम्स अस्पताल में नर्सेज वजीफा ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सेज के फंड्स रोक दिए गए हैं, जिसके बाद नर्सेज सरापा एहतजाज हैं। नर्सेज स्टूडेंट्स के हक में आवाज़ उठाने वाले ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लियाकत अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है और नर्सेज से मुज़ाकरात के बजाय अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल है, जहां पर नर्सेज वजीफा ना मिलने पर सरापा एहतजाज है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सेज के फंड्स रोक दिए गए हैं। साथ ही साथ नर्सेज स्टूडेंट्स के हक में आवाज़ उठाने वाली ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर लियाकत अली को भी मुअत्तल कर दिया गया है। नर्सेज से मुज़ाकरात करने के बजाय अस्पताल के दरवाजे भी बंद किए गए हैं। नर्सेज सरापा एहतजाज हैं। वजीफ़ा ना मिलने पर नर्सेज की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसके मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मनाजिर है एहतजाज के। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जानिब से नर्सेस के फंड रोक दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, सबा वजीर हमारे साथ हैं। सबा, बताइएगा इस मामले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर 350 से ज़ायद नर्सेज जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। नर्सेज का यही कहना है कि पिम्स हॉस्पिटल में उनके जितने मुतालबात थे वो मंजूर नहीं किए जा रहे, उनको हिरासा किया जा रहा है और डबल ड्यूटीज़ जो हैं वो देती हैं, जिसके बावजूद भी उनको वो अलाउंसेस नहीं मिल रहे जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए थे। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से दिए गए जितना भी अलाउंस है उनमें से 1000 और 800 रुपये पिम्स हॉस्पिटल वाले जो हैं वो काटते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और इस वक्त सुबह से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और यहाँ पर ही इंतज़ामिया की जानिब से नर्सेज को उनके हॉस्टल्स में और मुख्तलिफ जगहों पर बंद किया गया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर एहतजाज हुआ है। और इस वक्त भी यहाँ पर नर्सेज की और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और पिम्स अस्पताल में यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने भी नर्सेज का साथ दिया है और उनका यही कहना है कि अगर नर्सेज के मुतालबात नहीं माने गए। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना 24 घंटे के दौरान मजीद 118 जानें निकल गया। 2846 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 4304 तक पहुंच चुकी है। पंजाब 1727 अमवात के साथ सरफहरिस्त है। सिंध में 1343 और खैबर पख्तूनख्वा में 935 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में जाँ बहक अफराद की तादाद 128, बलूचिस्तान में 119, आज़ाद कश्मीर में 28 और गिलगित बल्तिस्तान में 24 है। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के 1,06,530 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 2,679 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में अब तक 98,503 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का यह मामला है। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम आगा इफ्तिखारुद्दीन का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिम का तिब्बी मुआयना कराकर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का यह मामला है। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम आगा इफ्तिखारुद्दीन का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। FIA ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को राजा जवाद अब्बास हसन को अदालत में पेश किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का यह मामला। FIA ने गिरफ्तार मुलजिम आगा इफ्तिखारुद्दीन का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने आगा इफ्तिखारुद्दीन को राजा जवाद अब्बास हसन की अदालत में पेश किया। अदालत ने रिमांड मंजूर कर लिया। मंडी बहाउद्दीन के वस्त में म्यूनिसिपल पार्क सब्जी मंडी में तब्दील होना शुरू हो गया है। 3 माह से बंद पार्क की पार्किंग में गली सड़ी सब्जियां बिखरी पड़ी हैं। तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे लियाकत नकवी हमारे साथ है। लियाकत, क्या मामला है ये? बहाउद्दीन में कोरोना SOPs के तहत 3 माह से बंद म्यूनिसिपल पार्क को सब्ज मंडी में तब्दील कर दिया गया है। शहर के वस्त में वाक़ मियाँ वहीदुद्दीन म्यूनिसिपल पार्क को 3 माह कबल कोरोना के फैलाव के खदशा के पेश नज़र इंतज़ामिया ने बंद कर दिया था, जो अब सब्ज मंडी में तब्दील होना शुरू हो गया है। पार्किंग में सब्ज मंडी सजा दी गई है। म्यूनिसिपल पार्क की कंटीन, अहाता और कमरों में सब्जियों के ढेर लगे हैं और जगह जगह गली सड़ी सब्जियां बिखरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से पार्क में शदीद ताफन और गंदगी ने डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल पार्क से सब्ज मंडी को खत्म तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है, आज रात बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे मानिया शकील से। मानिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम आज फिर से गर्म और मरतूब महसूस किया जा रहा है, क्योंकि हवा में नमी का तनासब बढ़ गया है। इस वक्त भी तकरीबन 55 से 60% हवा में नमी का तनासब मौजूद है। और साथ साथ अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ करने लगा है दर्जा हरारत। तो आज कराची वालों को खासी गर्मी लग सकती है, क्योंकि आज बादल भी बहुत ज़्यादा नहीं है शहर में, मतलब जुज़वी तौर पर आबार आलूद है। किसी इलाके में बादल हल्के हैं, किसी में नहीं है। तो आज पूरे दिन यही सूरत हाल रहने वाली है। दिन में तो आज कोई बूंदाबांदी का इम्कान नहीं, लेकिन आज रात को, देर रात को जो है हल्की सी फुहार पड़ सकती है। तो कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है कि वो रात को, देर रात जो है वो हल्की फुहार का इंतजार कर सकते हैं। और साथ साथ हम बात करें अगर आने वाले बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम गर्म और खुश्क है। प्री मानसून का सिलसिला जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगा। सादिया खान हमारे साथ है, तफसीलात उनसे जानते हैं। सादिया, बताएगा क्या कहना है मौसम का हाल बताने वालों का? जी हाँ, कल सोमवार के रोज़ लाहौर में बारिश हुई, जिसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे असरात जो है कल रात को हमने देखा है कि टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम रहा। आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इवन के दिन के औकात में टेम्परेचर जो है वो 42 तक रहने का इम्कान है। हवाएँ चल रही हैं। जुलाई काफ़ी अहम समझा जा रहा है। बारिशों के हवाले से कहा यह जा रहा है कि प्री मानसून जो है जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होगा। नया स्पेल जो है वो पंजाब को हिट करेगा, जिसकी वजह से लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशें होंगी। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि मानसून बाकायदा तौर पर। शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में हर तरफ अमलतास के पीले फूलों का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। अमलतास ने शहर भर में जहां अपने दिलकश रंग से निखार पैदा कर दिया है, वहीं अमलतास की जड़ी बूटी के बेशुमार फवायद भी हैं। इस्लामाबाद से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए। शहर इक्तदार में अमलतास के दरख्त पर पीले फूलों का अंबार एक अलग ही मंजर पेश कर रहा है। मुख्तलिफ शाहराहों के किनारों पर लगे अमलतास के दरख्तों से झूमर और गजरों की मानिंद लटकते पीले फूल शहर हुस्न की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। शहर के निखार को बढ़ाने वाले अमलतास के फूल हर एक पर अपना सहर तारी किए हुए हैं। शहरी गाड़ियों में सफर करते भी अमलतास की खूबसूरती से महजूज होते हैं। अमलतास के दरख्तों पर गजरे की मानिंद लटकते ये पीले फूल शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की खूबसूरती और ताजगी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अमलतास की ये जड़ी बूटी भी कई तबी फवाइद की हामिल है। हिकमत के शोबे में तहकीक करने वाले एक तबीब का कहना है कि इस मुनफरिद दरख्त की जड़ी बूटियाँ पेट के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद हैं, खास तौर पर बच्चों के सीने और गले की बीमारियों में फायदेमंद है। छोटे छोटे बच्चों के गले के ऑपरेशन हो रहे हैं, उससे बचने के लिए हम इससे फायदा उठा सकते हैं। अल्सर भी एक तरह का मैदे का वरम है,
तो ये मुहल्लल औराम हम एक बात कर रहे हैं तो ये उसको अल्सर को भी ठीक कर देती है। अमलतास की जड़ी बूटियां सेहत के एतबार से बहुत अहम है। शाहराहों पर दरख्तों के नीचे जड़ी बूटियों के अंबार शहरियों की तवज्जो से महरूम है। तबीब का मजीद कहना है कि अगर इस जड़ी बूटी की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस पर काम किया जाए तो सेहत आमा में बेहतरीन इकदाम होगा। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।